अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, आज तीन बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। पहली खबर, अपर्णा बिष्ट यादव परिवार की छोटी बहू बगावत करके भारतीय जनता पार्टी में आज दिल्ली में शामिल हो गई हैं। इसका समाजवादी पार्टी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इसका भारतीय जनता पार्टी को क्या लाभ है, आज चर्चा का एक बिंदु यह है। दूसरा चर्चा का महत्वपूर्ण बिंदु है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब तक वो असेंबली इलेक्शन लड़ने के लिए मना कर रहे थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं आजमगढ़ से, लेकिन अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश में असेंबली का चुनाव लड़ेंगे। कहां से लड़ेंगे इसका ऐलान वो आगे करने वाली हैं। और तीसरी बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए अलायंस में निषाद पार्टी और अपना दल के साथ गठबंधन पर सहमति हो गई है। हालांकि सीटें अब तक तय नहीं हुई हैं। आज चर्चा का प्रमुख केंद्र बिंदु इन्हीं तीन खबरों के इर्द गिर्द हम रहने वाले। बहनों भाइयों, आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी से बदला लिया है। दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी समेत 14 एमएलए जाने का बदला आज अपर्णा बिष्ट यादव को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा के बीजेपी ने ले लिया है। बीजेपी ने यह दिखाने की कोशिश की कि यादव परिवार के भीतर भी तोड़फोड़ कर सकते हैं और ऐसा करके उन्होंने अपर्णा बिष्ट यादव को अपने खेमे में शामिल कराया। अपर्णा ने कहा कि वो समाजवादी से अब राष्ट्रवादी हो गई हैं और उनको राष्ट्रवाद के बारे में उन्होंने एक लंबी तकरीर भी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो मुलायम सिंह यादव के परिवार की बहू ने बगावत क्यों की, कारण क्या है इसके पीछे? समाजवादी बहू राष्ट्रवादी कैसे हो गई, कारण क्या है इसके पीछे? दरअसल 2017 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर अपर्णा बिष्ट यादव चुनाव लड़ी थी, लखनऊ कैंट से चुनाव हार गई थी। उसके बाद उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन अपर्णा की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी और इस बार अखिलेश यादव ने यह तय किया था कि वो किसी भी इमीडिएट फैमिली मेंबर को टिकट नहीं देंगे। इस कारण वो अपर्णा बिष्ट यादव को टिकट देने को तैयार नहीं थे। लिहाजा बीजेपी को मौका मिला और वो अपर्णा को अपनी पार्टी में ले गए। समाजवादी पार्टी के लिए एक झटका है, निश्चित तौर पर ये एक झटका है, क्योंकि यादव फैमिली में से किसी को बीजेपी शामिल कराना ये पहली बार ऐसा हुआ है। लिहाजा ये परिवार के लिए भी एक बड़ी राजनीतिक तौर पर किरकिरी का कारण है। लेकिन इसका राजनीतिक प्रभाव क्या है, आज हम इस डिबेट के जरिए आकलन करेंगे। क्या अपर्णा यादव के जाने से बीजेपी को नैतिक मानसिक बल मिला है, बीजेपी का मॉरल बूस्टअप हुआ है, या फिर इसका यूं माने कि ये मौर्य, चौहान और सैनी के जाने का बदला लिया है बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से? और क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि उन तीन लीडर्स के आने से समाजवादी पार्टी का परसेप्शन ये गया कि ये ओबीसी के पैरवी करने वाली पार्टी है। तो क्या अपर्णा बिष्ट यादव वो काम कर पाएंगी जो स्वामी, दारा चौहान और धर्म सिंह सैनी ने समाजवादी पार्टी में किया? क्या बीजेपी को मानसिक तौर पर इसका लाभ है? क्या उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, या अपर्णा बिष्ट यादव वाकई में भारतीय जनता पार्टी में कुछ कमाल करने वाली? क्या होगा इससे? आज डिबेट में हम एक इस बिंदु पर भी चर्चा करेंगे। तो अपर्णा को लेने के पीछे बीजेपी का राजनीतिक मकसद क्या है? काफी दिनों से यह चर्चा चल रही थी कि वो बीजेपी में सम्मिलित हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने बीजेपी शामिल नहीं हुई। लेकिन कल जब रात को, शाम को लखनऊ से दिल्ली की उड़ान उन्होंने पकड़ी, उसके बाद से ये चर्चा बहुत तेज हो गई कि अपर्णा अब बीजेपी के रास्ते हैं और आज उन्होंने सुबह भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण भी कर ली। दूसरा मसला यह है कि अखिलेश यादव चुनाव क्यों लड़ने जा रहे हैं? जब उन्होंने यह ऐलान कर दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उसके बावजूद ऐसा क्या हो गया कि अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने के लिए आना पड़ा? हम आज इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो अगर वो चुनाव लड़ेंगे भी तो कहां से लड़ेंगे? अखिलेश यादव के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? चर्चा यह है कि वो आजमगढ़ की गोपालपुर सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं या मैनपुरी इटावा की तरफ से भी किसी सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। उसका ऐलान वो स्वयं करेंगे कि वो किस सीट से चुनाव लड़ने वाले। तीसरा मसला है जो भारतीय जनता पार्टी का निषाद पार्टी और अपना दल के साथ फंसा हुआ था। कल आपको याद होगा तो डिबेट में हमारे साथ संजय निषाद भी थे और उन्होंने कहा था कि इसका शीघ्र ऐलान होने वाला है। आज एक बड़ी हाई प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से हुई, जो जेपी नड्डा जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने की। यह ऐलान हो गया कि गठबंधन में निषाद पार्टी और अपना दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे 403 सीटों पर। लेकिन निषाद पार्टी को कितनी सीटें मिली और अपना दल को कितनी सीटें मिली, ये तस्वीर अभी स्पष्ट नहीं हुई है। अगर ये तस्वीर स्पष्ट होती तो शायद आज ये दोनों दलों में क्लैरिटी अधिक होती। लेकिन चूंकि एक प्लेटफॉर्म पर ये इन्होंने आकर ये सार्वजनिक ऐलान किया, इसलिए ये गठबंधन अब आगे बढ़ चुका है। लेकिन किसको कितनी सीटें मिली ये अभी साझा और सार्वजनिक नहीं है।
तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन 3 बड़े घटनाक्रम जो आज हुए हैं, इसका क्या राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा? यूपी के असेंबली इलेक्शन में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। कुछ बयान सुने आप। भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहाँ भी पहुँच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। परिवारवाद की जो राजनीति थी वह न केवल वंशवाद और परिवारवाद को बढ़ावा देकर के प्रदेश के लोगों को का शोषण कर रही थी, यहाँ के गरीबों का, यहाँ के किसानों का, यहाँ के नौजवानों का, बल्कि असुरक्षा का भी एक माहौल प्रदेश के अंदर था। एनडीए 403 सीटों पर गठबंधन जो हमारा है वो चुनाव लड़ेगा, ऐसा निर्णय हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नीट की परीक्षा के अंतर्गत अखिल भारतीय कोटा में ओबीसी का 27% आरक्षण लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय किया है। आरक्षण संबंधी मुद्दे हों, चाहे संवैधानिक विसंगति हो, चाहे जो भी आर्थिक मुद्दे हों, वो सारे हल करने का प्रयास धीरे धीरे हो रहा है। आज की घटनाएं कुछ मल्टी कार्नर फाइट्स में तब्दील हो गई हैं। आज हमारे साथ इस परिचर्चा में सुनील सिंह साजन, समाजवादी पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन और एमएलसी, आनंद दुबे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हेमंत तिवारी, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार, डॉक्टर एमएच खान, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, केपी मलिक, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और थोड़ी देर में दीपक सिंह, कांग्रेस के एमएलसी, हमें ज्वाइन करेंगे। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद रहने के लिए। सुनील जी, अपर्णा यादव छोड़कर चली गई आप लोगों को, क्यों? देखिए ब्रजेश जी, मैं केवल ये कह सकता हूं कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने तरीके से सोचने के लिए, अपना निर्णय लेने के लिए, लेकिन मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के चुनाव जो है वो किसानों को हक दिलाने की लड़ाई है। पिछड़े दलितों का जो आरक्षण छीना है सामंती सरकार ने, उनको अधिकार दिलाने की लड़ाई है। जो भ्रष्टाचार हुआ है, डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश का रुक गया है, जिस तरीके की घटनाएं उन्नाव, लखीमपुर, हाथरस में बेटियों के साथ देखने को मिली हैं, वो घटनाएं ना हो, ये लड़ाई इस बात की है। अब वो हमारे परिवार का हिस्सा थी, परिवार छोड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी में गई हैं। मैं उन्हें भी सुन रहा था, अपने नेता को भी हमने सुना। हमारे नेता ने बड़े होने के नाते हुई कि एक समाजवादी राष्ट्रवादी हो गया? नहीं, हम आ रहे हैं उस पर। हमारे नेता ने कहा बड़े होने के नाते कि हमारी शुभकामनाएं, हमारी बधाई हैं। हाँ, जो लोग भाजपा में जाते हैं वो राष्ट्र के लिए काम करने जाते हैं। जब वो पहला टीवी पर बोलते हैं तो कहते हैं कि हम राष्ट्र के लिए आए हैं। राष्ट्र के लिए गए थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी, राष्ट्र के लिए सैनी जी भी गए थे, राष्ट्र के लिए ही मुझे लगता है दारा सिंह चौहान जी गए थे, या कांग्रेस छोड़ करके रीता बहुगुणा जोशी भी राष्ट्र के लिए गई थी। और इस तरीके के पिछड़े और दलित समाज के बहुत लोग या बड़े समाज के भी लोग राष्ट्र के लिए जाते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि राष्ट्र के नाम पे तो धोखा है। यहां तो संविधान को खत्म करने की लड़ाई है, नागपुर से विधान चलाने की, नागपुर के विधान से देश चलाने की यहां परंपरा है। तो मुझे लगता है कुछ लोग बीजेपी में बिना जायज समझ जाते हैं बीजेपी को, और कुछ लोग जाने के बाद समझते हैं। आपको बुरा क्यों लग रहा है? आपने भी तो बीजेपी में तोड़फोड़ की, 3 बड़े उनके कैबिनेट मिनिस्टर को ले आए, आप 14 एमएलए लेकर आए। अगर आज वो अपर्णा को ले गए तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? नहीं, हमारे नेता ने बधाई दी है, हम भी अपर्णा जी को बधाई देते हैं, भाजपा को बधाई देते हैं कि अपर्णा जी को बीजेपी मुबारक हो, बीजेपी को अपर्णा जी मुबारक हो। हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमारी अलग लड़ाई है। दूसरा आपसे सवाल है कि अखिलेश यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, और वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं जबकि उन्होंने ऐलान किया था कि वो नहीं लड़ेंगे? ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि नेता बहुत कुछ जनता के हिसाब से तय करता है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज कह दिया है कि हम अगर चुनाव लड़ेंगे भी तो क्योंकि आजमगढ़ की जनता ने हमें लोकसभा भेजा है, तो हम जनता से बात करके कोई फैसला करेंगे। तीसरा, बीजेपी का आज अलायंस अनाउंस हो गया निषाद पार्टी और
अपना दल के साथ। जी। हालांकि सीटों का ऐलान नहीं हुआ है, आपकी कोई प्रतिक्रिया इस पे? नहीं, मैं केवल ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को भी अब ये महसूस कराना पड़ रहा है, जनता को बताना पड़ रहा है कि हमारे साथ भी लोग हैं। एक तरफ निषाद समाज के संजय निषाद जी बैठे थे, जिनका वीडियो, जिनकी तस्वीरें हम लोगों ने देखी हैं। रमाबाई मैदान में उन्होंने अपने पूरे समाज को बुलाया और समाज ने एक तरफ से कह दिया कि आपको जाना हो जाइए, जहां आरक्षण नहीं वहां हम नहीं। तो उनके साथ कोई निषाद नहीं है। निषाद अपनी लड़ाई लड़ रहा है, वो अपने बेटे की और खुद की लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां तक अपना दल का सवाल है, तो अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल जी की धर्मपत्नी राजमाता कृष्णा पटेल जी का आशीर्वाद माननीय अखिलेश जी के साथ है और वो खुद माननीय अखिलेश जी के साथ है। ये राजमाता का टाइटल आप लोग क्यों जबरन दे रहे हैं? कौन राजमाता? जबरन नहीं दे रहे हैं, एक सम्मान है। और मतलब आप ऐसे कैसे किसी को राजमाता घोषित कर देते हैं, ऐसे किसी को राजा महाराजा घोषित कर देते हैं? नहीं, कोई क्राइटेरिया होगा इसका? वो माँ के बराबर है, तो माँ का दर्जा देने में मुझे नहीं लगता कोई आपत्ति है। माँ का दर्जा दीजिए, लेकिन व्हाट इज राजमाता? ठीक है, हमारी राजमाता है, वो पिछड़ों की राजमाता है। हम मानते हैं, हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। पिछड़ों की राजमाता है? हाँ, क्यों नहीं, हम तो मान रहे हैं। ओके। दूसरा सवाल ये कि क्या समाजवादी खेमे में मायूसी है अपर्णा के जाने से? क्या मेरे चेहरे से मायूसी लग रही है? हमारी लड़ाई बड़ी है, हमारी लड़ाई बड़े झूठों से है, हमारी लड़ाई ऐसे लोगों से है जो सबको, जिन्होंने धोखा दिया। ओके, मैं आपके मित्र आनंद दुबे को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आनंद जी, बहुत शुक्रिया आपका। क्या ये मौर्य, चौहान और सैनी का बदला है जो अपर्णा के रूप में लिया गया? नहीं ब्रिजेश जी, बिल्कुल भी ये किसी तरह का कोई बदला नहीं है। लेकिन बस इतना कहना चाहूंगा कि वो जीतना चाहता है पूरा संसार, लेकिन संभल नहीं रहा उससे उसका परिवार। और प्रोफेसर वसीम बरेलवी की भी एक बड़ी अच्छी लाइन मुझे याद आ गई कि जमाना जीतना चाहो तो ये ख्याल रहे, उसे भी साथ ही रखो जो तुम्हारे साथ न हो। तो समाजवादी पार्टी का आलम यह है कि इनके अपने परिवार का कुनबा इस बार ही नहीं, पिछले काफी लंबे समय से बिखर रहा है। कभी चाचा जी रूठ के चले गए थे, फिर चाचा जी वापस आए हैं, अब सुनने में आ रहा है कि चाचा जी फिर से रूठ गए हैं। और अपर्णा जी लंबे समय से आपको कैसे पता कि चाचा जी रूठ गए हैं? आपके पास कोई स्पेसिफिक इनपुट है उनके रूठने का? नहीं, बिल्कुल चाचा जी रूठे हैं और इससे समाजवादी पार्टी भी परेशान है। लेकिन मैं ब्रिजेश जी एक चीज कहना चाहूंगा, अभी मेरे मित्र सुनील साजन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि लड़ाई उनसे है जो आरक्षण छीनने वाले हैं, पिछड़ों की बात की। मैं इन्हें याद दिलाना चाहता हूं दो चीजें। प्रमोशन में आरक्षण का विरोध किसने किया और सत्ता में आने के बाद 2 लाख दलित भाइयों को नौकरी प्रमोशन से रिवर्ट करने का काम किसने किया, आरक्षण छीनने का काम किसने किया, यह बताने की जरूरत नहीं है। ब्रिजेश जी, आप तो बहुत पैनी नजर रखते हैं। 2012 में जब अखिलेश यादव जी की पहली कैबिनेट बनी थी और उसमें जो कैबिनेट में 19 मंत्री बनाए गए थे, उसमें 6 जो कैबिनेट मिनिस्टर थे वो सिर्फ एक जाति विशेष थे और पिछड़ों से कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बना 2014 तक। 2014 में गायत्री प्रजापति जी बनाए गए और वो किस लिए बनाए गए, आप उस जाति का नाम बताइए। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि यादव जाति से 6 मिनिस्टर बनाए गए थे कैबिनेट से, और अखिलेश यादव जी खुद मुख्यमंत्री थे, तो कुल मिला के हो गए 7। और पिछड़े जाति से एक यादवों से क्या प्रॉब्लम है? छोड़ के यादवों से कोई दिक्कत है आपको? नहीं, मुझे यादवों से प्रॉब्लम नहीं है ब्रिजेश जी, मुझे यादवों से प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इस बात से प्रॉब्लम है कि जो लोग पूरी पार्टी को एक कुनबे की विरासत बना के रखे हुए हैं, जो लोग पूरी पार्टी को सिर्फ एक जाति की पार्टी बना के रखे हुए हैं, वो लोग पिछड़ों की बात करते हैं, वो लोग दलितों की बात एक सवाल आपसे और है। वो लोग आज आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बहुत हाई प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद भी उसमें थे। अलायंस तो आपका अनाउंस हो गया, लेकिन निषाद पार्टी कितनी सीट पर लड़ेगी और अपना दल ये अभी स्पष्ट नहीं है, क्यों? देखिए, अभी पिछले 2-3 दिनों से हमारा उत्तर प्रदेश का जो शीर्ष नेतृत्व है वो दिल्ली में है और केंद्रीय नेतृत्व के साथ लगातार जो है हमारे अपना दल की और निषाद पार्टी की जो है लगातार बैठकें हुई हैं।
इनमें सारी चीजें फाइनल हो चुकी है। बहुत जल्द आपके सामने कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। अभी कई तरह की चीजों पर विचार चल रहा है उन लोगों ने। डॉक्टर एमएच खान को आमंत्रित करता हूं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। खान साहब, ये तो रोज सुबह आंख खोलो और जैसे ही दिन शुरू होता है राजनीति में कोई ना कोई बड़ा कांड हो जा रहा है, ये हो क्या रहा है? जी मिश्रा जी, मैं तो कहूंगा ये विचारधारा की लड़ाई है। विचारधारा जिसकी मिलती जुलती है वो एक दूसरे में समा जाता है। भारतीय जनता पार्टी से टूट हो रही है तो समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से टूट हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी में चले जा रहे हैं। तो नागपुर का और आरएसएस का सारा विचारधारा आपस में मिल रही है। इन लोग मतलब आपका कहना है कि ये राष्ट्रवादी और समाजवादी एक हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए ये क्या हो रहा है, आप देखिए किसी को तो ये बताइए कि ये फिर सर्वजनवादी क्या कर रहे हैं? नहीं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा हमारा, आप तो वही कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को नहीं लेंगे। कैसे लोग पार्टी में तो हमारी आप पार्टी कैसे लोगों को नहीं लेंगे? जो सांप्रदायिक सोच रखते हैं, जो नागपुर से अपना दिमाग लगाते हैं, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात नहीं करते हैं, जो एक जात विजाति की बात नहीं करते हैं, उनसे हम अपना संबंध रखना चाहते हैं। आप जब भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा वाला आदमी जब 5 साल तक वहां मंत्री रहा, उसके बाद जब चुनाव आचार संहिता लग गई तब आपके पास आ रहा, विचारधारा बदल गई, उसकी विचारधारा नहीं बदली, उसकी उस तो सत्ता लोलुपता बदली उसकी ऊपर कि हम कहीं से चले जाए, हमारे बेटा को टिकट मिल जाए, कोई तो लब्बो लुआब आपकी बात का ये है, मैं मानूं कि जो भी इस वक्त दल बदल कर रहा है वो अपॉर्चुनिस्ट है, अवसरवादी है और मौका परस्त है। बिल्कुल। क्या आप ये इल्जाम अपर्णा पे लगा रहे हैं, दारा चौहान, स्वामी मौर्य और धर्म सिंह सैनी पे लगा रहे हैं, सब पर लगा रहे हैं, या किसी खास पर लगा रहे हैं? नहीं, सब पे है। जो ऐसी हरकतें कर रहा है, जो शराब की दुकान में घुसा वो शराबी है। जो आपको ये सब शराबी नजर आता है? कैसी बात करते हो खान साहब? नमाजी है। आपको ये सब शराबी नजर आता है? हेलो, ये कैसी बात आप कर रहे हो? आपको ये शराबी नजर आते हैं? नहीं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल शराब से देना, एग्जाम्पल के लिए 100 और बातें कह सकते थे आप। मैंने मंदिर का भी नाम लिया, मैंने मस्जिद का भी नाम लिया, मैंने मस्जिद का भी नाम लिया, मैंने मंदिर का भी नाम लिया, खाली शराब का नाम नहीं लिया। जो शराबी है वो शराब। अच्छा, एक सवाल और है, एक थोड़ा मिस्टीरियस क्वेश्चन है जी। इमरान मसूद के क्या हालचाल हैं? हमें क्या पता साहब इमरान मसूद, ये समाजवादी पार्टी से पूछिए। हैं? उनके घर में बैठे तो उनसे पूछिए समाजवादी पार्टी से। वो मना कर रहे हैं, उनके यहाँ नहीं है। अरे कैसे नहीं मना कर रहे हैं साहब? अभी तो उसने इस्तीफा भी नहीं दिया, इस्तीफा भी नहीं दिया। इनके वहां आके बैठ के फोटो खिंचा के चाय कॉफी पी के चले गए। ये उन्हीं से पूछ लीजिए सर जी। क्या हालचाल है उनके? ये बताएंगे सुनील साजन जी। अरे थोड़ा आप भी तो खुलो। हम थोड़ा खुलो। क्या खुलेंगे? थोड़ा अभी चंद्रशेखर जी से चंद्रशेखर का हाल पूछिए, इनसे क्या हाल है। ये तो यही लोग बताएंगे। ये जो परेशान हाल है, जो बैसाखी के लिए परेशान है कि हमको बैसाखी मिल जाए, ये सवाल उनसे पूछना चाहिए सर जी आपको। आज ये समाजवादियों से क्यों नाराज हो इतना ज्यादा? कोई बात है? समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। ओके, अच्छा, अलग कुछ नहीं है। विचारधारा देखो दोनों मिल रही है। दीपक सिंह ज्वाइन कर चुके हैं मुझे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता और एमएलसी हैं। क्या इमरान मसूद आपके यहाँ वापिस आ रहे हैं, ऐसा कुछ है? ब्रजेश भाई तो हमारे यहाँ से जा चुके हैं, ये अलग की बात है। सुनील साजन जी उनको क्या कह के लाए थे, क्या कह के विदा किए, समझ में बात नहीं आ रही। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है जिन लोगों ने हम पे जिनको हमने बड़ा किया, जो हमारे दम पे हाउस पहुँचे, अगर वो लोग धोखा देकर जाते हैं तो उनको जहाँ जा रहे हैं उनको वो जगह मुबारक हो। कांग्रेस पार्टी फिर से जो हमारा संगठन था उसे खड़ा कर रही है, बड़ा कर रही है। हम संतुष्ट हैं कि हमने हर जनपद में जहां पर पहले ऐसे मठाधीश हुआ करते थे वहां पर गांव स्तर का संगठन तो क्या आप इमरान मसूद को मठाधीश कहना चाहते हैं? तमाम लोग जिनको लगता था कि 2009 का मैं प्रसंग बार बार कहता हूं, 2009 में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उस समय हम कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन की बात चल रही, गठबंधन नहीं हुआ तो बहुत सारे सूरमा छोड़ छोड़कर कांग्रेस पार्टी को भाग गए थे। लेकिन जब परिणाम आया था
तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के सीट के लिहाज से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पहले नंबर की पार्टी बनकर आई थी। मैंने सुना है कि आप लोग फिर कोशिश कर रहे हैं, मना रहे हैं कि इमरान मसूद ब्रजेश लौट आए। भाई, किसी को कोशिश कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं कर रही है। हम तो आज भी कहते हैं, जिनको लगता है जो कांग्रेस पार्टी में कंफर्टेबल नहीं है, उन्हें चाहे भाजपा पसंद आए चाहे जो पसंद आए वहां जा सकते हैं। एक अंतिम सवाल कांग्रेस पार्टी, एक अंतिम सवाल है, अगर वो कोशिश करें तो ले लोगे कि नहीं? कांग्रेस पार्टी नेताओं से ज्यादा अपने संगठन के भरोसे, संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रही ना है। बताओ, इतना लंबा क्यों खींच रहे हो? कांग्रेस पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए रही है। लोगे दोबारा या नहीं लोगे? कांग्रेस पार्टी जो मजबूती के साथ खड़ा रहेगा, वो कांग्रेस पार्टी छोटे कार्यकर्ता को बड़ा बनाएगी। जो अपने आप को सूरमा समझते हैं, उनके लिए कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं है। तो इमरान मसूद के लिए कोई जगह नहीं? कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर बड़ी है। फिर वही लाइन दोहराने लगे। उत्तर प्रदेश में अरे कांग्रेस, पूछ रहा हूं, इमरान मसूद के लोगे या नहीं लोगे? पार्टी को धोखा देने वालों को कांग्रेस पार्टी में जगह नहीं, धोखेबाजों की जगह कहीं है तो भाजपा में है और सपा में है। इनको धोखेबाज और गद्दार मुबारक हो। तो क्या इमरान मसूद धोखेबाज और गद्दार हैं? ब्रजेश जी, जबरदस्ती इमरान भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़ी मोहब्बत थी उन लोगों से, लेकिन उन सभी के लिए संदेश है। नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कोई झंझट कराना चाहता हूं? मैं तो केवल पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर रहा हूं। जिनको कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया, जिनको कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया, कई सारे ऐसे यात्री कांग्रेस के दम पर संगठन में पहले सपा, बसपा, भाजपा में काम करते थे, कांग्रेस पार्टी जाकर हाउस पहुंचे। अगर वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी इसी कार्यकर्ताओं के दम पर उत्तर प्रदेश में खड़ी होकर सरकार बनाएगी 2022। थैंक यू। डॉक्टर एमएच खान के दोस्त हेमंत तिवारी जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। हालांकि खान साहब की बहुत बातों से वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हेमंत जी, मेरे 3 प्रश्न हैं आपसे। पहला प्रश्न ये है, अपर्णा यादव के जाने से समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान और बीजेपी को कितना फायदा है? अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने का ऐलान क्यों करना पड़ा? और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज अपना दल और निषाद पार्टी की सीट्स अनाउंस हो जाएंगी, पर नहीं हुई, लेकिन गठबंधन अनाउंस हो गया है। देखिए, अपर्णा यादव के लिए कल मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था ट्विटर पर, जो संजोग से आज आपने भी कहा, बदला। अपर्णा यादव कोई बड़ी नेता तो है नहीं। अपर्णा यादव पॉलिटिकली उनकी हैसियत है कि वो 2017 का विधानसभा चुनाव हारी हुई एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी है, लखनऊ में सोशल है। लेकिन है क्या वो मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, वो अखिलेश यादव की अनुज बधू हैं, वो डिम्पल यादव की देवरानी हैं, वो यादव खानदान के चश्मो चिराग की पत्नी हैं, और वे उस घर में रहती हैं जहां शाम को नेताजी भोजन करते हैं, सवेरे जहां भोजन करते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। और आपने देखा नहीं कि उनको कैसे प्रस्तुत किया गया? उनको राष्ट्रीय मुख्यालय पर ज्वाइनिंग कराई गई। ज्वाइनिंग कराने के समय फेसेस क्या थे आपने देखे? एक तरफ स्वतंत्र देव सिंह, एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य, यानी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े ओबीसी चेहरे। ध्यान रखिएगा जी। अभी पहले क्या हुआ था, ये जो 3 मंत्री गए थे ओबीसी के अखिलेश जी के पाले में, और इसका भी बहुत बड़ा मतलब नहीं था, लेकिन मतलब इसलिए था कि एक परसेप्शन बनता है कि अखिलेश यादव जो एक बृहत्तर यानी ब्रॉडर अम्ब्रेला तैयार कर रहे हैं ओबीसी का, उसको मजबूती मिली, इसीलिए भाजपा की पेशानी पे बल थे। लेकिन उसीलिए आज उनको उस तरीके से पेश किया गया। और आप देखिए कितनी असहज स्थिति होगी कि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करके आएंगी या घर से ही वर्चुअल प्रचार करेंगी, उसी घर से जिस घर में नेताजी रहते हैं, तो निश्चित रूप से ये गंभीर बात होगी, ये असहज बात होगी। हालांकि अखिलेश यादव की तारीफ करनी चाहिए, उन्होंने बहुत सधे और सहज शब्दों में कहा कि उनको बहुत बधाई। अगला सवाल ये कि अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने का ऐलान क्यों करना पड़ा? ब्रजेश जी, आप भूल गए 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए थे, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब नेक टू नेक फाइट के आसार थे, जब ये लगता था कि बहुत क्रूशियल करो या मरो के चुनाव हैं, जब मोदी जी बनारस पहुंचे तो अखिलेश यादव को आजमगढ़ क्यों पहुंचना पड़ा था? इसीलिए पहुंचे थे कि जो मोदी इफेक्ट आसपास होगा उसको डिफ्यूज करने के लिए, जो एक जमाने में बसपा का गढ़ होता था, आज की तारीख में
जादवगढ़ वो और समाजवादी तीसरा पार्टी मेरा का है, आपसे अखिलेश सवाल यादव था, की जगह निषाद को चुना पार्टी है। और अपना दल को कितनी सीटें मिल रही हैं, ये अभी तस्वीर स्पष्ट क्यों नहीं है? मुझे लगता है कि इन लोगों की आपसी बातचीत हो गई है और जो इधर उधर के कयास चल रहे थे वो कयास दूर हो गए। कल आपके चैनल पे भी मैं सुन रहा था संजय निषाद को। इसमें कोई शक नहीं कि संजय निषाद आज की तारीख में ये जो समाज है, मछुआरा, कछुआ और बिंद निषाद, इसमें बड़ा प्रभावशाली है। इन्होंने शायद 15 सीटें मांगी हैं। 15 सीटों में संभवतः चर्चा इस बात की, इनकी जो बात फंसी हुई है कि भाजपा चाहती है कि 10 सीट आप अपने सिंबल पर आए, 5 सीट आप अपने कैंडिडेट ने भाजपा के सिंबल लड़े, कुछ इस तरह की पेच है। वो पेच शॉर्ट आउट हो जाएगी। इतना तय है कि अब निषाद और अनुप्रिया पटेल यानी कुर्मी वर्ग की एक बड़ी नेता और निषादों का एक बड़ा नेता, ये इंटैक्ट हैं, ये जुड़े हुए हैं बहुत शुक्रिया भाजपा आपका के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। केपी मलिक साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश के मामलों में बड़ी गहरी दिलचस्पी रखते हैं। मलिक साहब, आपसे भी मैं वही प्रश्न दोहराऊंगा जो मैंने हेमंत जी से किया। अपर्णा के जाने से समाजवादी को नुकसान, बीजेपी को फायदा, अखिलेश यादव चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, और तीसरा, ये टिकटों का बंटवारा या सीटों का बंटवारा एनडीए में क्यों नहीं हुआ? देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को अपर्णा यादव के जाने से कोई नुकसान नहीं, उल्टा फायदा ही हुआ है। जो समय समय पे ये अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के सिर में दर्द होता रहता था, उससे हमेशा के लिए बच गए हैं। और दूसरा, उनको देखिए यहाँ पे वो रह कर लखनऊ की सेवा, कैंट की सेवा और छोटे प्रदेश की सेवा कर रही थी, वहाँ वो राष्ट्र की सेवा करेंगी। और हेमंत तिवारी जी ने बताया कि कहाँ बैठ के करेंगी, ये तो उनका हो गया। मैं इसको नुकसान नहीं, फ़ायदा मानता हूँ। और यहाँ जैसे कि हेमंत जी ने भी कहा, मैं भी कहता हूँ कि यहाँ पे अखिलेश यादव की तारीफ़ करनी पड़ेगी, जिस तरह से उन्होंने इसको बड़े ही सहज ढंग से लिया और उन्होंने कहा कि ये जो है गई वहाँ पे और राष्ट्र की सेवा करें, अच्छी बात है। दूसरा सवाल जो आपने पूछा है कि जो 3 लोग आपके समाजवादी पार्टी में ज्वाइन किए थे, हाँ, ये उसका बदला लेने का एक मिशन भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों से चला रही थी। भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों से एक मिशन चला रही थी, उसमें वो पास हुई है आज सुबह। तो वो भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा बदला लिया, इसलिए उनके लिए सुकून की बात है। तीसरा जो बात है उसमें यह है कि जैसे आपने कहा कि संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल की सीटों की बात है, ये उनके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध हो गया राजभर जी का मामला, कि राजभर जी जिस प्रकार से लाइन लगा दिए थे समाजवादी पार्टी में, कहीं ये लोग भी ना चले जाएं, तो इनकी बार्गेनिंग पावर जो है भारतीय जनता पार्टी में बढ़ गई है और भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो गई है इनको अधिक से अधिक सीटें देने और इनकी मांगों को मानने के लिए। मेरे साथ जुड़े थे जी, और वो बड़े दम के साथ क्लेम कर रहे थे कि 15 सीटें मिल रही हैं हमें, मांगी 24 थी, 15 पे बात हो गई। मैंने हालांकि हैरानी जताई कि बीजेपी इतना जोखिम कैसे मोल ले रही है। नहीं ब्रजेश जी, देखिए याद होगा आपको, मैंने पिछली बार आपको ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 40 से 50% जहां मंत्रियों के, विधायकों के टिकट काटने का सोच रही थी, जैसे ये तीनों लोग समाजवादी पार्टी में ज्वाइन किए, फायदा उन लोगों का हो गया जिनका विचारों का टिकट कट गया था, उनको वापस मिल गया। उसकी बानगी आपने देखी है वेस्टर्न यूपी में, पहली सूची में और दूसरे राउंड के जो उम्मीदवार हैं उनके में देखा आपने, मुश्किल से मेरे ख्याल से 10% टिकट काटे हैं। तो इसमें क्या हो गया कि ये सीधा सीधा फायदा इन लोगों के ज्वाइन करने से संजय निषाद जी को और अनुप्रिया पटेल को है, इसलिए उनको अधिक से अधिक सीटें मिलेंगी और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उनके सामने एक दबाव की रणनीति दिखा रही है, मुझे ऐसा लगता है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। वीरेंद्र सिंह जी भी हमें इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, 3 बड़ी घटनाएं आज उत्तर प्रदेश के भीतर हुई। अपर्णा का समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी जाना, अखिलेश यादव का चुनाव लड़ने का ऐलान और एनडीए अलायंस की घोषणा, हालांकि सीटें अभी नहीं जारी हुई हैं। आपका क्या आकलन है इन तीनों घटनाक्रम पर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो उसमें अपर्णा यादव का समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन करना है, क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव की बहू हैं। इस देश की सियासत में 40 साल तक जिसका एक छत्र कहा जाए राज रहा, जो कई बार मुख्यमंत्री रहे, उनकी बहू अगर विपक्ष की पार्टी में चली जा रही है तो ये इस तरह की बात और सवाल खड़ा करता है कि सियासत ने रिश्तों को तोड़ मरोड़ कर रख दिया है। यानी कि सियासत में ऊंचा पद पाने के लिए
अपनी महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए लोग अपने परिवार के रिश्तों को भी तिलांजलि देने को तैयार हैं। आप इस नज़रिए से इसको देख सकते हैं। अखिलेश यादव का जो बयान आया है, बधाई देना उनकी मजबूरी हो सकती है, क्योंकि कोई आदमी ये नहीं चाहता है कि उसके परिवार पर कोई आक्षेप लगे। हालांकि दुखी मन से उन्होंने ये बात कही होगी, क्योंकि एक पिता की दो संतानें हैं और दोनों की बहुएं हैं। एक बहू अगर दूसरे दल की सियासत में चली जाएगी तो स्वाभाविक है कि परिवार को तमाम सारे ताने मिलेंगे, उलाहने मिलेंगे और उसका जवाब देना पड़ेगा, उसको फेस करना पड़ेगा। आपको याद होगा कि लखनऊ कैंट से अपर्णा यादव को चुनाव लड़ाया था अखिलेश यादव ने। उस समय अखिलेश भी प्रचार करने गए थे, मुख्यमंत्री थे, और उनकी पत्नी डिंपल यादव भी अपर्णा का प्रचार कर रही थी, लेकिन वो चुनाव हार गई। अब जब से ये चुनाव वो हारी, उसके बाद से वो पार्टी में आज वो किसी पद पर नहीं थी, लेकिन वो चूंकि मुलायम सिंह यादव की बहू है, इसलिए इसको लेकर बीजेपी इतना ज़्यादा इसको भुना रही है। जी। अपर्णा यादव मात्र इस समय एक समाज सेविका के तौर पर काम कर रही थी। वो समाजवादी पार्टी में कोई पद धारण नहीं किए हुए थे। पर मीडिया वाले ये कह रहे हैं कि ये एक बदला है जो बीजेपी ने लिया है। आप कितना सहमत हैं इस बात से? देखिए, कहा गया है कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, और उसी का जलवा कायम है जिसके संग मुलायम है। तो सारी बात का जवाब इसी में है। अच्छा, तो आप दूसरा सवाल आपसे कि अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने का ऐलान क्यों करना पड़ा? उसके पहले वो कह रहे थे चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, अगर वो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ना और न लड़ना ये कोई बहुत मायने नहीं रखता। अगर भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य डिप्टी सीएम और कल दिनेश शर्मा, ये सब लोग अगर चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर अखिलेश यादव भी अगर चुनाव लड़ जाएंगे तो उससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही मनोबल बढ़ेगा, उन्हीं को फायदा मिलेगा। लेकिन एक बात ये खास है इसमें, उन्होंने कहा कि वो योगी आदित्यनाथ की सीट की जो चुनाव है मुख्यमंत्री के, उसके पहले वो चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि वो चौथे या पांचवें चरण में प्रत्याशी हो सकते हैं। ओके। हाँ, ये भी एक बात गौर करने वाली है। चरण मतलब ये लखनऊ के आसपास की कोई सीट की बात होगी? लखनऊ या सेंट्रल यूपी का भी कुछ इलाका उसमें है। ओके। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो लड़ सकते हैं। भी हो सकता है। थोड़ा सुनील चिंतित हैं। देखिए ब्रजेश जी, मैं फिर लौटकर उसी पर आऊंगा कि अगर आप मुलायम सिंह को देखिए तो ये उनके परिवार में जो आज बिखराव आपको दिख रहा है, जो आज बात हो रही है। मुलायम सिंह जब सियासत में आए थे तो अकेले आए थे। उन्होंने एक ऊंचा मुकाम बनाया, वो मुख्यमंत्री बने, सियासत के शीर्ष को उन्होंने छुआ राजनीति के। फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, कई बार वो मुख्यमंत्री रहे, अपने भाई परिवार कुनबे को लेकर चलते रहे और एक सफाई परिवार के नाम से वो चीज़ जानी गई। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को भी मुख्यमंत्री बनाया और वो उनको पार्टी सौंप दी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। इसी दौरान भाई शिवपाल यादव उनसे अलग हुए, लेकिन वो मुलायम की छाया बरकरार रही और आखिरकार शिवपाल और अखिलेश एक हो गए। आज मुलायम सिंह यादव उम्र के उस पड़ाव पर हैं जब वो ज़्यादा सक्रिय नहीं है, वो हाथ पकड़कर खींचकर किसी को रोक नहीं सकते, और आज उनकी बहू आज बीजेपी में वो शामिल हो गई। अपर्णा यादव को वो चाह कर भी नहीं रोक पाए। तो ये परिवर्तन है एक युग का। एक सियासत में मुलायम के परिवार के जो आप इस अंतर को या बिखराव को जो भी देखते हैं, आप इस नज़रिए से देखिए कि एक बहुत बड़ा कुनबा मुलायम पूरे ज़िंदगी उसको अपने घर परिवार को साथ लेकर चलते रहे। अब जब वो कमज़ोर हैं शारीरिक रूप से, तो स्वाभाविक है कि कुछ लोगों ने अपनी अलग अलग राह चुनी है। दूसरा मेरा प्रश्न है आपसे वीरेंद्र जी कि संजय निषाद की तो लॉटरी लग गई, ऐसा लग रहा है 15-15 सीट। अभी हेमंत जी भी बता रहे थे के पास एक अवसर है कि वो एक मैसेज दे कि वो अपने सहयोगियों को सम्मान देती है। 15 सीट की बात आ रही थी, लेकिन अब शायद 10 सीट हो गई है वो, कि संजय निषाद को
बीजेपी 10 सीट दे ये रही है। क्या बात हुई? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले की ये सूचना है। नहीं, अब हेमंत जी 15 बता रहे थे अभी। नहीं, अभी तुरंत ये खबर है कि अब वो 10 सीट पे उनको लड़ाया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनको सम्मान दे रही है। और महत्वपूर्ण बात यह कि अभी है कि अनुराग ठाकुर ने आज ये कहा कि पिता और ससुर ये दूसरे दल में हैं, लेकिन उनके घर की बहू और बेटियां सुरक्षा के नाते बीजेपी में हैं। यानी कि अपर्णा और स्वामी प्रसाद मौर्य की मैं अक्सर ऐसी तुकबंदी अनुराग ठाकुर से सुनता रहता हूं। हाँ, तो अनुराग ठाकुर का भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और उनको ये चुनाव जिताने की जिम्मेदारी मिली है जी। तो स्वाभाविक है कि वो पूरी ताकत से लगे हैं जी। लेकिन ये चुनाव आप देखिए कि ओबीसी की जो सियासत है और शेड्यूल कास्ट की, वो इस चुनाव की दिशा और दशा तय करेगा। बात 85 और 15 की आ गई है और 85 का जो मामला है ये फार्मूला 17 में बीजेपी के पास था। इस बार बीजेपी उस फार्मूले पे कमजोर नजर आती है। मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी 14-15 विधायकों के जाने के बाद समाजवादी पार्टी का माहौल बेहतर हुआ है। अखिलेश यादव बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरे बीजेपी के लिए जी। बीजेपी के अंदर खाने भी इस बात का तो मंथन होगा ना कि आखिर अगर ओबीसी वोट जो वोट प्रदेश में 50% से ज्यादा है जी, अगर वो मुड़ गया किसी और तो बीजेपी को नुकसान हो जाएगा। अखिलेश यादव उसका भरपूर फायदा लेने में लगे हैं। भाई राजभर उनके साथ पहले से थे, अब उनके साथ कोई ना कोई रोज जुड़ा जी, तो ताकत तो उन्होंने बढ़ाई। अपर्णा के जाने से भाजपा को वोटों का बहुत फायदा नहीं होगा, माहौल का फायदा ले रही है वो और वो पोस्टर लगा रही है, शोर मचा रही है कि हम मुलायम सिंह की बहू को तोड़ लाए। अब अपर्णा ये कह रही है कि हम पार्टी तय करेगी हम कहाँ चुनाव लड़ेंगे। ठीक बात है जी। तो जब पार्टी एक तय करना था तो घर में बगल खिड़की खोल के पूछ ले होती भैया हम कहाँ से लड़ जाएं। वहां पर तो मामला पूछ नहीं पाई। अब ये 400 किलोमीटर दूर 500 दिल्ली में जाके पूछना पड़ रहा है। तो ये सब सियासत में तमाम सारी स्थितियां ऐसी बनती है, ये आनंद लेने वाली स्थिति है। वैसे ऐसे हालात पर गुलजार साहब जो एक बहुत प्रसिद्ध शायर भी हैं, फिल्मों में गाना भी लिखते हैं, उन्होंने कहा भी है कि मजा चख लेने दो उसको भी गैरों की महफिल का, कि इतनी चाहत के बाद जो मेरा ना हुआ वो किसी और का क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात नहीं, आप एक और सुन लीजिए। एक और है, ठीक बात। एक इसलिए है जी अखिलेश यादव के लिए कि धोखा बादाम की तरह होता है, जितना खाओगे उतना अकल बढ़ेगी। तो बादाम अपने अकल बढ़ाता है ना जी। बहरहाल नवाज देवबंदी साहब का शेर है और मेरे मित्र आशीष मिश्रा जो इंडिया टुडे के पत्रकार हैं उनके बड़े प्रशंसक हैं, उनके कुछ वो लाते रहते हैं तो मैं आपको सुनाता हूँ। नहीं, खान साहब नोट भी कर रहे हैं, पेन कागज ले लिए हैं, बोलिए आप। खान साहब तो बैठ के कोस रहे हैं कि सब सपा और भाजपा में जा रहे हैं, हमारे यहाँ कब आएंगे। नहीं, मैं पूछा इनसे, इमरान मसूद का बताई नहीं तो मैं क्या करूं। आप अपने शेर पढ़े वीरेंद्र जी। कहते हैं कि वो अपने घर के दरीचों से झांकता कम है, ताल्लुक तो अब भी है मगर राब्ता कम है, और तुम उस खामोश तबीयत पे तंज मत करना, वो सोचता है बहुत लेकिन बोलता कम है, और बिना सबब ही मियाँ तुम उदास रहते हो, तुम्हारे घर से तो मस्जिद का फासला कम है, और फिजूल तेज हवाओं को दोष देता है, उसे चिराग जलाने का हौसला कम है, मैं अपने बच्चों की खातिर ही जान दे देता, मगर गरीब की जान का मुआवजा कम है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। इसीलिए मैं खान साहब से कहता हूं कि खुश रहा करिए, मायूस मत रहा करिए। बहनों भाइयों, हमने कू ऐप पर इस मसले को लेकर एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये कि 3 मंत्री सपा में आए, अपर्णा बीजेपी में चली गई, इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। तो अंकित चौरसिया लिखते हैं कि अपर्णा यादव पहली ऐसी नेता हैं जिनके बीजेपी में जाने से भाजपाई और सपाई दोनों खुश हैं। समझ नहीं पाया मैं ये कहना क्या चाहते हैं। विवेक शर्मा लिखते हैं कि कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, केवल आरोप प्रत्यारोप के लिए हैं। रोहित सोलंकी लिखते हैं कि सिर्फ अपर्णा को बीजेपी में शामिल करने से मंत्रियों के जाने का जो नुकसान हुआ है
बीजेपी उसकी भरपाई नहीं कर सकती है। ये सवाल मैं बढ़ाता हूं आगे आनंद दुबे के लिए, वो इसका जवाब देंगे कि क्या वाकई बीजेपी अपनी भरपाई कर पाई जितना नुकसान 3 मंत्रियों और 14 विधायकों के जाने से हुआ। आनंद दुबे जी, गो अहेड। ब्रिजेश जी, अपर्णा जी का आना किसी नुकसान या भरपाई के दृष्टि से देखने वाली बात नहीं है। देखिए, जो लोग चले गए वो चले गए, उन्होंने जो भी बातें कही वो आप भी जानते हैं अच्छी तरह से, और उस पर बहुत सारी समीक्षाएं हो चुकी है। देखिए, अपर्णा जी भारतीय जनता पार्टी में आई और उन्होंने क्या कहा कि मैं राष्ट्र के साथ चलना चाहती हूं, जिनकी सोच राष्ट्रवादी है, जो सनातन सभ्यता और संस्कृति के रक्षक हैं, पोषक हैं, वाहक हैं, मैं उनके साथ चलना चाहती हूं। देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि समाजवादी पार्टी जब अपनी लिस्ट में सांप्रदायिक लोगों को, जो कैराना पलायन के जिम्मेदार है, उनको टिकट देगी, अपनी पार्टी में सिख विरोधी हिंसा के आरोपी को पार्टी में शामिल कराएगी, गुंडे माफिया मवालियों को टिकट देगी, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी में जो अच्छे और सच्चे लोग हैं उनका दिल दुखेगा। और प्रोफेसर वसीम बरेलवी ने एक शेर भी कहा है कि चला है सिलसिला कैसा ये रातों को मनाने का, तुम्हें हक दे दिया किसने दियों के दिल दुखाने का। तो जब आप पार्टी में सोच रहा हूं कि पॉलिटिकल मुशायरा आगे बढ़ाएंगे और जी ब्रजेश जी, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप पार्टी में अच्छे और सच्चे लोगों को आगे नहीं बढ़ाएंगे और इस तरह के लोगों को महत्व देंगे, तो निश्चित रूप से जो बेहतर लोग हैं वो अपनी सोच के अनुसार जो पार्टी चल रही है उसमें जाने का प्रयास करेंगे। ऑलराइट, मैं सुनील साजन को आमंत्रित करता हूं। ये बता रहे हैं सनातन धर्म और राष्ट्र बचाने के लिए और राष्ट्रवाद की अलग जगाने के लिए उनको बुलाया गया है, जो इनका। देखिए ब्रजेश जी, बीजेपी के आपसे तो नहीं बच रहा था, इनका कहना है। ठीक बात है। बीजेपी के प्रवक्ता ने एक सवाल इससे पहले किया था कि यही समाजवादी पार्टी है जिसने प्रमोशन में आरक्षण का विरोध किया था। तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी इस बात को कई बार कह चुके हैं कि वो गलती थी और वो गलती हो गई। तो आप अब पिछड़े और दलितों को बांटने का प्रयास मत करिए। हाँ, ये राष्ट्रवादी लोग हैं, लेकिन इनका राष्ट्रवाद हमारे आपके राष्ट्रवाद से अलग है। इनके लिए राष्ट्रवादी कौन है? सुबोध सिंह का हत्यारा इनके लिए राष्ट्रवादी है। दलित बेटी के साथ गैंगरेप करके मार देने वाले हाथ रस के दरिंदे इनके राष्ट्रवादी हैं। लखीमपुर में किसानों को कुचल देने वाले इनके राष्ट्रवादी हैं। लखीमपुर में चीरहरण करने वाले जो दुशासन हैं वो इनके राष्ट्रवादी हैं। इनके राष्ट्रवादी हो सकते हैं पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीनने वाले। इनके राष्ट्रवादी हो सकते हैं जो ऑक्सीजन नहीं दे पाए, बिना ऑक्सीजन के लोग मर गए, जिनके कारण वो राष्ट्रवादी हो सकते हैं। और कौन से सनातन की बात कर रहे हैं आप? सनातन को मानते भी हैं आप लोग? क्या सनातन में रात में एक बेटी को पेट्रोल डाल के जलाया जाता है? क्या जिस बेटी को उन्नाव में जला दिया गया उसके जलाने वालों के पक्षधर हैं ये सनातन है? क्या सनातन है? तो उसको बचाने ही अपर्णा को लेके है ना जी, उसी को बचाने के लिए अपर्णा को लाए। मैं अब क्या बोलूं? हमारे नेता ने बधाई दे दी और मैंने कहा अपर्णा जी इनको मुबारक और अपर्णा जी को बीजेपी मुबारक। लेकिन एक बात मैं आपके कार्यक्रम में कह सकता हूं, देखो, पॉलिटिकल आदमी का जवाब पॉलिटिकल होना चाहिए। क्या ये लोग स्वामी प्रसाद मौर्य की भरपाई किससे करना चाहते हैं? अपर्णा बिष्ट यादव से। कैसे? आपको बताना है ना। ये तो नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा ना, यही बात तो मुझे नहीं समझ में आ रही कि भाई आप क्या दारा सिंह चौहान आपके पास या सैनी साहब की या जो पिछड़े दलित अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनकी तुलना आप कैसे कर सकते हैं किसी से? मतलब आप अपने को अपर हैंड मानते हैं तोड़फोड़ में? नहीं, तोड़फोड़ में नहीं। आपने बड़े गर्व से बताया कि हम इनको लाए। इनका जवाब है क्या? नहीं, वो लाए नहीं, वो आए और आ करके वो भारतीय जनता पार्टी का सच बता रहे। और देखिए ब्रजेश जी, ये लड़ाई बिल्कुल साफ है। एक तरफ समाजवादी और अंबेडकरवादी हैं और वो मिल करके सामंती सरकार को हटाना चाहते हैं। ऑलराइट, मैं एमएच खान साहब को आमंत्रित करता हूं। एमएच खान साहब, ये ऐसा लगता है कि इन लोगों ने राष्ट्रवाद, समाजवाद, इस सब को आपस में ही गेम खेल रहे हैं। आपके लिए थोड़ा स्पेस सिकुड़ता जा रहा है? नहीं, हमारा स्पेस तो बढ़ता जा रहा है। ये लोग
नकली खेल खेल रहे हैं। ये जो गांवों में नाटक उटक होता है तो उसमें बोलना कुछ जाता है और मन से उतरने के बाद कुछ किया जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ा भारी नेता बता रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी पार्टी में लेने से पहले वो प्रधान भी नहीं थे और उनको एमएलए बनाया, मिनिस्टर बनाया, चाचा मिनिस्टर बनाया। ऐसा ना कहो, 96 में जनता दल यूनाइटेड नेताजी के साथ थे, वो बीएसपी में तो बाद में। आप तो ऐसे बताते हो जैसे वो गली मोहल्ले के नेता। ऐसा मत बोलो खान साहब, आप सीनियर आदमी हो। मिश्रा जी, मैं कह रहा हूं, मैं जो बात कह रहा हूं बिल्कुल नपी तुली बात कह रहा हूं। चाहे जनता दल में रहे हो, चाहे किसी में रहे हो, लेकिन प्रधान नहीं बन पाए। बनाया अगर किसी ने एमएलए या मिनिस्टर तो बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया। प्रदेश का अध्यक्ष बनाया तो बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया। और तो ये सुनील साजन इतना इतरा क्यों रहे हैं फिर? नहीं, यही मैं कह रहा हूं कि गलतफहमी में ही लोग, जो स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे को 2-2 बार एमएलए का चुनाव लड़ा के जिता नहीं पाए, वो समाज कहां से लाएंगे? समाज उनके साथ है ही नहीं है। आप समाज के साथ धोखेबाजी करके सिर्फ अपने बेटे का टिकट, अपने बेटी का टिकट, अपने नाती का टिकट, अपने चाचा का टिकट, यही टिकट कर रहे हैं। समाज के साथ क्या खड़ा है? तो फिर समाज किसके साथ है? समाज के जो संजय तो समाज क्या बीजेपी के साथ है या आपके साथ है? किसके साथ है समाज? समाज तो हमारे साथ है, क्योंकि हमने सबको सम्मान दिया। सोनेलाल पटेल जी को हमने सम्मान दिया। आज उनकी पार्टी अलग हो गई है, लेकिन सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने सम्मान दिया। पर ये कृष्णा पटेल को आजकल राजमाता कह के पुकार रहे हैं, ये कोई इनकी राजनीतिक चाल है? अब ये जो कह सकते हैं, हम उसमें नहीं कुछ पढ़ना चाहते, लेकिन सोनेलाल पटेल जी को बहुजन समाज पार्टी ने ही नेता बनाया। क्या कृष्णा पटेल को आप राजमाता मानते हैं या नहीं मानते हैं? नहीं, मैं राजमाता क्यों मानूं? उनको जिसको मानना माने। मैं तो जनता को राज पिता मानता हूं। ओके, मैं जनता जनार्दन को ही मानता हूं। ओके, दीपक सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि कांग्रेस के 2 एमएलए चले गए, आपकी पार्टी के पश्चिम के एक बड़े नेता छोड़कर चले गए। ये झटके पर झटका कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में लगता जा रहा है। आपको लगता नहीं कि कांग्रेस की स्थिति बड़ी विकट हो गई है उत्तर प्रदेश के भीतर? नहीं, आत्ममंथन, आत्मचिंतन की आवश्यकता है आपको? नहीं, चिंतन मंथन तो कांग्रेस पार्टी रोज करती है, आज भी कर रही है। लेकिन मैंने पहले स्लॉट में बताया कि ये छोड़ने का सिलसिला 2009 के लोकसभा चुनाव में हुआ था, उसका हश्र क्या हुआ। जब भी कांग्रेस पार्टी से इस तरह नेता गए हैं, कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ उभरी है। कांग्रेस पार्टी ने ब्रजेश जी पिछले 2-3 सालों में अपने संगठन को वो गति दी है जो पिछले 30-32 सालों में नहीं हो सकी है। हमने ग्राउंड लेवल पर जाके ग्राम सभा अध्यक्ष गठन किए, हमने पूर्वा प्रभारी गठन किए, हमारे बाकायदे जो हमारे जिला के प्रभारी लोग रहे, जिलों में कैंप किए। अभी देखिएगा कैसे कैसे कांग्रेस पार्टी इस तरह से, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में जब प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने खुद से टारगेट करके मतलब क्या है, समाजवादी पार्टी को एक हवा दी, समाजवादी पार्टी को बड़ा बताने की कोशिश की। ये बीएसपी वाले आप पर क्यों इस तरह तंज कसते हैं? क्या प्रॉब्लम है? कांग्रेस पार्टी अपने वसूलों पर, सिद्धांतों पर, अपने मजबूत संगठन के दम पर आगे बढ़ रही है और यकीनन 2009 के लोकसभा चुनाव की उत्तर प्रदेश में पुनरावृत्ति करेगी, जिसका किसी को अंदाजा नहीं है। ये लोग जनता समझ रही, जनता हमारे साथ है। आप प्रियंका गांधी जी की रैलियों का मूल्यांकन करिए। थैंक यू दीपक जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं हेमंत तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं। हेमंत जी, कोरोना के टाइम पॉलिटिकल लॉकडाउन लगा हुआ है, ना रैली है, ना सभा है, ना यात्रा है, ना विजय यात्राएं हैं, ना कोई अभियान चल पा रहा है। इन हालात में पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इस बार का चुनाव काफ़ी मुश्किल है और आपके पीछे मुझे कई गुलदस्ते दिख रहे हैं। आजकल मिलने वाले लोग अधिक आ रहे हैं, लग रहा है। मुझे गुलों से और गुलदस्तों से बड़ी मोहब्बत है। जी, गुलदस्तों से रखें तो ठीक रहेगा हेमंत जी। ऐसा है कि गुलदस्तों का ही तो सीजन है। सब अपने अपने कमरों में और नए नए चेहरे के गुलदस्ते संवार रहे हैं ये पॉलिटिकोस। देखिए, एक बात जानिएगा, आज़ाद हिंदुस्तान में देश के सबसे उर्वर राजनीतिक प्रदेश का एक अलग किस्म का इम्तहान है चुनाव का। बहुत जुदा अंदाज में लड़ा जा रहा है। एक दिन आपने डिबेट की थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था जी, बहुत बातें डिस्कस हुई थी। इसमें एक फायदा भी मिलता है, उनको फायदा मिलता है जिनका वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है, जिन्होंने चीजों को पहले से मजबूत कर रखी होती है, वो उनकी रीच थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आप
जन सैलाब दिखाने वाली रैलियां नहीं इकट्ठा कर सकते। जी आज अखिलेश यादव को लेकर के वो सीधे फाइट कर रहे हैं, उन्होंने बाइपोलर बना दिया है। ये धारणा क्यों बनी, ये परसेप्शन क्यों बना? ये इसीलिए बना कि अखिलेश यादव की यात्राओं में जो भीड़ लोगों ने देखी, जहां जहां हो गए, उससे बना बीजी ने पोजीशन और फिर हुआ को ही लड़ रहे हैं। पर अब वो स्थिति रह नहीं गई है। अब वही सिकंदर होगा जिसकी ज्यादा कनेक्टिविटी होगी, जिसके ज्यादा वर्चुअल वर्कफोर्स जिसके पास होगी। और मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के लोग भी मानते हैं कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का हिसाब किताब मजबूत है। खाली एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे आज अपर्णा यादव आई, उनकी कोई रैली तो हो नहीं सकती, लेकिन अपर्णा यादव से वर्चुअली भारतीय जनता पार्टी जो बहुत होशियार पार्टी है, आप देखिए, किसी ने मुझसे सवाल किया क्या अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेगी? हमने भाजपा ऐसी भूल नहीं करेगी, लेकिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के खिलाफ वर्चुअली वो अपर्णा यादव का इतना बड़ा इस्तेमाल करेगी जी, खाली यही धारणा बनाने के लिए जो दिक्कत में ला सकती है समाजवादी पार्टी। हेमंत जी, बहुत धन्यवाद आपका। इस राउंड में थोड़ा वक्त का अभाव, मैं केपी मलिक साहब को जोड़ता हूं। मलिक साहब, क्या वातावरण है उत्तर प्रदेश के भीतर, आप क्या देख पा रहे हो? देखिए ब्रजेश जी, जिस प्रकार से अभी हमारे बड़े भाई तिवारी जी जिक्र कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का जो तंत्र है वो बहुत मजबूत है, इस मामले में वर्चुअल तंत्र बहुत मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि वो अपर्णा का इस प्रकार से प्रयोग कर पाएंगे। देखिए, अपर्णा यादव का कोई इस तरह का फेस नहीं है कि उस पर बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाएंगी और अखिलेश यादव पीछे हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम दूसरे नंबर पे देखें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बाद जो तंत्र है मीडिया का, सोशल मीडिया का, उसमें अभी अखिलेश यादव भी काफ़ी आगे निकल चुके हैं और वर्चुअली अखिलेश यादव भी चीज़ों को समझते हैं, उनकी पार्टी भी। आपको याद होगा जब हम 6 महीने पहले चर्चा करते थे तो हम लोग कहते थे कि अखिलेश जो है सिर्फ ट्विटर खेल रहे हैं और वो सोशल मीडिया से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। वो बाहर आए, उन्होंने सोशल मीडिया भी सिद्ध किया और उसके बाद वो सड़कों पर भी आए और आज वो वर्चुअली कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला उस तरह से समाजवादी पार्टी कर रही है, लेकिन उस पे नहीं कर पाएगी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी। आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी के पास जो बाकी दल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरी पार्टियों के मुकाबले ज्यादा समृद्ध है? बिल्कुल, उसका कारण भी है कि देखिए, जिस प्रकार से आप तो याद है कि अगर 2014 से ही देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो सोशल मीडिया से ही भारतीय जनता पार्टी आई है। तमाम चीज़ें अगर आप देखेंगे, जो विकास दिखाया उन्होंने, मोदी जी को विकास पुरुष बनाया, वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही बनाया। वो सारी तस्वीरें आज खुल रही हैं, वही उनका सोशल मीडिया। एक अंतिम सवाल है आपसे, वेस्ट क्योंकि आप बंगाल से पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। ये दीपक सिंह है, MLC हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, इन्होंने तो इमरान मसूद को साफ साफ मना कर दिया। अब क्या किया जाए? देखिए, वेस्टर्न यूपी में कांग्रेस के लिए 2 बड़े झटके हुए हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हरिंदर मलिक अपने बेटे को लेके समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और पंकज मलिक जो है चरथावल से चुनाव लड़ रहे हैं और मेरा मानना है कि पंकज मलिक चुनाव जीतेंगे, जो कांग्रेस के लिए बड़े एसेट थे। दूसरा झटका जो है इमरान मसूद के रूप में लगा है, लेकिन इसमें कांग्रेस को नुकसान है। कांग्रेस में करने के लिए उनके पास कुछ था नहीं और उनको लग रहा था तो कि अब इमरान मसूद का क्या मूव है नेक्स्ट? दूसरा दल मजबूत है, ये खान साहब या फिर दीपक क्या है? पार्टी की सीटें जीतती रही हैं। एक सेकंड भाई साहब, देखिए, अब मुझे जो लगता है कि वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ मूव कर सकते हैं, लेकिन अभी बहुजन समाज पार्टी भी थोड़ा तोल रही है मामले को। खान साहब इशारा दे नहीं रहे, मैं समझ रहा हूँ, मुस्कुरा रहे वो। बसपा भी थोड़ा तोल रही है और हो सकता है कि अंतिम समय में उनको ले ले। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि एक बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक परिचर्चा में आप सबने शिरकत की। बहनों भाइयों, इस वक्त कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसका नया संस्करण खतरनाक है और बेहद संक्रामक है। आप कृपया मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ज़रूर करें और बेहद ज़रूरी होने पर ही घरों से निकलें। धन्यवाद, नमस्कार।